हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। पर वैसे ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। जब आपको मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग वॉन्डिंग वगैरह पढ़ाया जाता है, तब ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी फिजिक्स में भी इसकी बहुत वैल्यू है और इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है फिजिक्स के पेपर में। तो आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेनली अगर जेई को ध्यान में रखा जाए तो रदरफोर्ड मॉडल पे क्वेश्चन पूछा जाता है या बोहर्स थ्योरी पे। ठीक, तो कुछ एटम की किस तरीके से एटम बनता है, क्या क्या एटम के बिहेवियर्स होते हैं, क्या क्या एटम की स्पेशलिटी होती है, उस चीज की नॉलेज है इस चैप्टर में। ठीक, तो कुछ पुराने साइंटिस्ट हुए, डाल्टन हुआ, इन सब ने, थॉमसन, इन सब के जो मॉडल्स हैं, ठीक है ना, वो आते रहे। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट लोगों ने उसको रिफाइन किया, कमियां दूर की, अपने अपने पॉस्टुलेट्स दिए, इस तरीके से ऐड होती गई चीजें। ठीक है ना, फाइनली रदरफोर्ड मॉडल हमको यहां से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक वाली चीजें तो आपको खुद से पढ़नी है, एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। ठीक, तो रदरफोर्ड मॉडल, एक्चुअल में रदरफोर्ड ने भी एटम्स के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, या किस तरीके से एटम बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में अपनी व्यूज दी। ठीक, तो रदरफोर्ड ने ये जो व्यूज दी, ये एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उससे निकले हुए कंक्लूजन्स हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसने जो भी कंक्लूजन निकाले, इसने रदरफोर्ड एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाले और वही इसके मॉडल के मेन पॉइंट्स हैं। ठीक, अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या? इसने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल, दिस इज अ गोल्ड फॉयल, उस पे बम्बार्डमेंट किया, यानी कि थ्रो किए अल्फा पार्टिकल्स। These are alpha particles। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराए गोल्ड फॉइल से, तो इनमें कुछ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट, देखिए ये यहां से जो अल्फा पार्टिकल आया, ये अल्फा पार्टिकल कुछ डिफरेंट एंगल पे डेविएट हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल यहीं वापस चले गए, और कुछ डेविएट होके इस एंगल पे चले गए, कुछ इस एंगल पे, और कुछ यहां से डेविएट होके इस तरफ चले गए, कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ चले गए। तो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल इसने थ्रो किए, उनके डेविएशन की जो डायरेक्शंस है, उनसे, या नंबर ऑफ डेविएशन या परसेंटेज ऑफ डेविएशन, इन सब से बहुत सारे कंक्लूजन निकले, उन्हीं को उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया। ठीक, तो देखिए होता क्या है, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया गोल्ड फॉइल पे। ठीक, तो क्या हुआ, कुछ इसके रिजल्ट्स निकले, वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल आए और न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकरा के 180 डिग्री पे वापस चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के किसी एंगल पे चले गए, ठीक है ना, और कुछ अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के किसी डिफरेंट एंगल पे चले गए, और कुछ पार्टिकल इससे टकरा के इस तरीके से डेविएशन हुआ, बहुत सारे पार्टिकल का। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्जेस है, हीलियम अल्फा पार्टिकल मतलब He पॉजिटिव, इस तरीके से हीलियम का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, डिफरेंट पोजीशन से इनको थ्रो किया गया। तो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डेविएट होके ये डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। यहां से कुछ कंक्लूजन निकले जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या क्या कंक्लूजन निकले। एटम इज होलो,
ठीक है ना, यानी कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम, ये पूरा एटम है मान लीजिए, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो उसने अल्फा पार्टिकल थ्रो किए उसमें से बहुत ही कम पार्टिकल्स ने डेविएशन शो किया, और एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाने वाले पार्टिकल ने ही डेविएशन शो किया, बाकी पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए। इसका मतलब जो पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए वहां पे तो कुछ चीज है ही नहीं, ठीक, और इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा थी और डेविएटेड पार्टिकल की परसेंटेज बहुत कम थी। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो। सेकेंड कंक्लूजन, the entire positive charge and almost whole mass, the entire positive charge and almost whole mass is concentrated at a point called nucleus। ठीक, इसने कहा कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो होलो होता है और एक पॉइंट होता है, पॉइंट क्या, एक स्फीयर टाइप होता है। पूरे एटम का टोटल मास, ऑलमोस्ट टोटल मास इसी में रहता है और पूरा पॉजिटिव चार्ज भी इसी में रहता है, बाकी का एटम खाली है। दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से बहुत ज्यादा कम होता है, और न्यूक्लियस का मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी कंक्लूजन यहां से ड्रॉ किया गया है। इसके बाद इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन करते रहते हैं। ठीक, इसका कैसे पता चला? उसने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल थ्रो किए तो जो स्पेस खाली था उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, कभी कभी किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हो गई तो वो चीज स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट हो गई। उससे पता चला कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का स्पेस है इसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जो एक टाइम पे अगर यहां पे मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे यहां पे नहीं मिलेगा। दैट मीन्स दे आर मूविंग। तो ठीक, तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं एटम के चारों तरफ। ठीक, ये उसका नेक्स्ट कंक्लूजन था। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? ठीक, नेक्स्ट कंक्लूजन इज इलेक्ट्रॉन could not deflect the path of alpha particle. Electron could not deflect the path of alpha particles. That means electron are very light. इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जो रदरफोर्ड ने ड्रॉ किए, ठीक, इस एक्सपेरिमेंट से। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो जिस तरीके से अल्फा पार्टिकलों ने बम्बार्डमेंट किया और वो एटम के न्यूक्लियस से टकरा के किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, वहां से बहुत सारे कंक्लूजन्स निकले। अब उसने एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया हमें कि ये ग्राफ ड्रॉ, दिस इज एन थीटा एंड दीज आर एंगल्स 45, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड सो ऑन। और ये ग्राफ उसने दिया इस तरीके का। ठीक, व्हाट इज एन थीटा? एन थीटा इज नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया। व्हाट इज एन थीटा?
and theta is number of particles scattered per unit area into the ring of scattering angle theta, into the ring of scattering angle थीटा। अब ये चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, ये क्या है। देखिए क्या है इस ग्राफ का मीनिंग, क्या है इस ग्राफ का मीनिंग है कि वो पार्टिकल जो बहुत कम एंगल पे डेविएट हुए हैं उनके नंबर बहुत ज्यादा हैं, जो 45 पे उनके कम है, 90 पे और कम है, 120 पे और कम है, और 180 पे तो बिल्कुल ही कम है। यानी कि बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हैं जो टकरा के वापस आ जाते हैं, पर आते हैं। दैट मीन्स एक सॉलिड चीज जो कि पॉजिटिव भी है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करती है, जो अल्फा पार्टिकल के रास्ते में आ जाती है, और अल्फा पार्टिकल उससे कोलिजन करके एज इट इज वापस चले जाते हैं। तो इन कंक्लूजन से हमें पता चला, क्योंकि 180 डिग्री पे पार्टिकल्स के नंबर बहुत कम है, दैट मीन्स वो पोर्शन जो कि सॉलिड है, जो कि पॉजिटिव है, बहुत ही कम है साइज में। यानी न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज में के कंपैरिजन में बहुत कम होता है और बहुत हैवी होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जिस मोमेंटम से जाते हैं ऑलमोस्ट उसी मोमेंटम से वापस आ जाते हैं। दैट मीन्स वो जिस चीज से टकरा के आ रहे हैं दैट इज हैवी, तो पूरा का पूरा मास उसी न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड रहता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देखिए मुझे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज स्कैटरिंग एंगल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब यहां पे एक बीम आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम आ रहा है। दिस इज अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। तो क्या होता है, अगर ये बीम आ रहा है और ये वाला, ठीक है ना, पार्टिकल यहां से टकरा के ऐसे मुड़ के इस तरफ चला जाता है, ठीक है ना, तो दिस इज स्कैटरिंग एंगल। ऊपर वाला मान लो ये आ रहा है, ये यहां से टकरा के ऐसे चला जाता है, तो दिस इज स्कैटरिंग एंगल। ये जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, दिस इज थीटा, ठीक है ना। अब मान लो कोई पार्टिकल यहां से बिल्कुल पास में एक पार्टिकल है, वो टकरा के यहां से ऐसे चला जाता है इस तरफ, तो आप ये देखो दिस इज स्कैटरिंग एंगल। यहां पे ये वाला एंगल स्कैटरिंग एंगल है, तो दिस एंगल इज थीटा। इसका मतलब एन थीटा क्या हुआ, वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो थीटा एंगल पे डेविएट हुए हैं। एक्चुअल में ये एक सर्कल होगा, ठीक है ना, जो भी पार्टिकल होंगे यहां से इस एंगल पे जाने वाले, इस तरीके से ये एक सर्कल होगा यूं। तो स्कैटरिंग एंगल क्यों, क्योंकि अगर कोई भी स्फीयर है इस तरीके का, इस पे एक डॉट लगा दो आप, तो ये सर्कल होंगे, दीज आर सर्कल्स। तो जो भी पार्टिकल आके देखे, यहां पे भी, अगर यहां पे भी आप देखोगे तो ये वाला एक सर्कल होगा, ये वाला। इस सर्कल पे आके जो चीज टकराएगी वो इस एंगल पे जाएगी, इस तरफ से जाएगी तो इस तरफ इतने एंगल पे जाएगी, नीचे टकराएगी तो नीचे की तरफ इतने एंगल पे जाएगी। तो ये सर्कल्स होंगे, इन सर्कल पे कोई चीज जैसे ही टकराएगी वो उतने ही एंगल पे चली जाएगी, तो एक सर्कल होगा, ठीक है ना, हर एंगल के कोरेस्पोंडिंग एक सर्कल होगा, ठीक। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और ये एक रेफरेंस लाइन है, तो यहां पे ये एक सर्कल होगा इस तरीके का।
तो यहाँ पे जो भी चीज आएगी यहाँ से टकरा के यूं चली जाएगी, फिर ये चीज आएगी यहाँ से टकरा के यूं चली, चीज आएगी यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएगी, यहाँ से टकरा के ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो चीज है, ये जो एंगल बन रहा है इस स्ट्रेट लाइन से, ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, ये सारे एंगल सेम है। दीज ऑल थीटा आर सेम, ये वाला भी थीटा ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सर्कल बनेगा, ठीक। इन सारे सर्कल्स का पॉइंट बिल्कुल सेम ही आएगा, ये वाला। तो किसी भी एक को पिक कर लीजिए, दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब यही कहता है कि अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एन थीटा, यानी कि थीटा एंगल पे डेविएट होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये एंगल 45, 90, 120 एंड सो ऑन, इनके बीच में ये वाला ग्राफ होगा, ठीक। और यहां से उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी दिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो थीटा एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन थीटा बाई 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है। ये उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन भी दिया, ठीक है। यानी कि थीटा जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल उतने कम होंगे, ठीक है ना। अगर थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बताता है फॉर्मूला, रिलेशन। अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल भी है यहां पे। एग्जाम्पल देखिए क्या है। इसने बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 10 degree is 1 into 10 to the power 6 per minute. How many particles per minute? How many particles per minute will be observed? Will be observed at angle of 90 degree and 180 degree। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्या दिया है क्वेश्चन में। इसने ये बोला है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री इज 1 into 10 to the power 6, यानी कि यहां से जो पार्टिकल 10 डिग्री पे डेविएट हो जाते हैं उनके नंबर है 1 into 10 to the power 6 पर मिनट। तो बताइए 90 डिग्री और 180 डिग्री पे डेविएट होने वाले पार्टिकल्स का नंबर। ये क्वेश्चन हम करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे? n at theta is directly proportional to some constant c divided by sin to the power 4 theta by 2। तो अगर मैं 10 डिग्री के लिए फॉर्मूला लिखूं तो n at 10 डिग्री will be some constant c into 1 by sin 5 degree raised to the power 4। और अब नंबर ऑफ किस पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्या होगा? सेम कांस्टेंट c 1 बाई साइन 45 डिग्री रेज टू द पावर 4। ये इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 2 लिखी और इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया मान लीजिए, ठीक है ना। तो n at 10 डिग्री डिवाइडेड बाई n at 90 डिग्री विल बी इक्वल टू, c से c कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई रूट 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन 5 डिग्री की पावर 4। तो यहां से n at 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 231 पर मिनट, ठीक है। और बिल्कुल सेम मेथड से n at 180 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 58 पर मिनट। इस तरीके से इस फॉर्मूले का
यूज होना, और इसको बहुत डेप्थ में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जेई के लिए। ठीक, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, एक एग्जांपल और देखिए इसी टॉपिक पे बेस्ड। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसने बोला कैलकुलेट नियरेस्ट डिस्टेंस, कैलकुलेट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्ट, डिफरेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल of energy 2.5 million electron volt, of energy 2.5 million electron volt being scattered by a gold nucleus, being scattered by a gold, Z is equal to 79 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कैलकुलेट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीइंग स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पे गोल्ड न्यूक्लियस है, ठीक, ये तो पॉजिटिव है, ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ रहा है, तो अगर यहां से v वेलोसिटी से आ रहा है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वापस चला जाएगा। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इस तरफ चल रहा है, इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। तो जैसे जैसे इसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास आएगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और ये यहीं से वापस मुड़ जाएगा, यहीं से ये वापस मुड़ जाएगा। और जब वापस मुड़ेगा तो ये जिस पॉइंट से वापस मुड़ रहा है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस ही नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, यानी कि मैक्सिमम कितने क्लोज एटम के न्यूक्लियस के ये पार्टिकल गया है। ठीक है ना, अच्छे से नोट करिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देखिए करना क्या है, जब ये यहां पे तो इसकी एनर्जी कितनी है, 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इज 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे इसके पास आ रहा है और यहां पहुंच गया तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस टाइम पे जब बिल्कुल नियरेस्ट है, K Q1 Q2 बाई R²। एक्चुअल में पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये इसके बिल्कुल पास होगा। तो 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू K इंटू ZE इंटू 2E। हीलियम पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 2E, और ये जो गोल्ड है इसका कितना होगा, Z इंटू E डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो यहां पे K की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, 9 इंटू 10⁹9, Z की वैल्यू पुट कितनी करनी है 79, और E जो है E की वैल्यू पुट करनी है 1.6 इंटू 10⁻19, और 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। सारी कैलकुलेशन करने के बाद R की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 9.101 इंटू 10⁻14 मीटर। ये आंसर होगा आपके पास। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? अब रदरफोर्ड मॉडल के बाद आता है बोहर्स मॉडल। ठीक
ठीक है, बोहर्स मॉडल। ठीक, बोहर्स मॉडल में क्या है, देखिए बोहर्स मॉडल, बोहर्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखिए क्या था, बोहर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैंक्स थ्योरी को स्टडी किया। ठीक है ना, तो प्लैंक्स थ्योरी को स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन्स दिए। उन्होंने क्या, एटम्स को के स्पेक्ट्रम को, ठीक है ना, एटम्स पे खूब सारे रेडिएशन डाला, फोटॉन्स डाले और उसके स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया। स्पेक्ट्रम्स को एनालाइज करके, और वो भी किसके स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे एटम्स जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम्स को एनालाइज किया और उनके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Based on quantum theory for hydrogen and hydrogen-like atoms. For hydrogen and hydrogen-like atoms. ठीक, तो on the basis of different spectrums, ठीक, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम्स के बेसिस पे उसने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन इज एन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज ओनली सर्टेन डेफिनेट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ मोशन अलाउड टू इट कॉल्ड एनर्जी लेवल। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन एन atom has only certain definite, has only certain definite energy states called energy levels or ऑर्बिट्स। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो उसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन फिक्स रेडियस की ऑर्बिट में ही, फिक्स रेडियस की ऑर्बिट में ही रोटेट कर सकते हैं, हर रेडियस में रोटेट करना अलाउड नहीं है। ठीक, और उन रेडियस की एनर्जी फिक्स है, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कितनी भी रेडियस में रोटेट कर रहा है, एक फिक्स रेडियस है। नेक्स्ट ऑर्बिट इसकी कुछ नेक्स्ट लेवल की ऑर्बिट होगी और वो भी फिक्स होगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को एटम के चारों तरफ किसी भी रेडियस में रोटेट करना अलाउड नहीं है। कुछ एक ऑर्बिट्स ही अलाउड है, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उनकी एनर्जी फिक्स है। ठीक, इसलिए उनको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं और वो एनर्जी की स्टेट्स फिक्स्ड है। ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। अब एक्चुअल में उसने क्या किया, जब हम मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये रिवॉल्व करते करते अगर एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली है, क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हो, यानी कि फोर्स तो उस पर होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें से एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज होगी तो पाथ की रेडियस कम होगी, पाथ की रेडियस कम होगी तो फाइनली पार्टिकल न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है और वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। यही चीज बोहर ने एक्सप्लेन की है कि वो नो डाउट रोटेशन करते टाइम, रिवोल्यूशन करते टाइम एनर्जी लूज करता है, पर ऑलवेज नहीं करता। एक ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, जब तक वो उस ऑर्बिट में घूमेगा वो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। जैसे ही वो ऑर्बिट चेंज करेगा
तो एनर्जी लूज करेगा, या फिर अगर उसे एनर्जी मिलेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट चेंज करेगा। अगर वो नियर एटम्स के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, और एटम के न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी एमिट करेगा। ठीक, तो एनर्जी का चेंज ऑर्बिट चेंज करने से आता है, किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से नहीं आता। इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी बिल्कुल फिक्स है। जब तक पार्टिकल, जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये उसका फर्स्ट पॉस्टुलेट था। सेकंड पॉइंट क्या है उसका? सेकंड पॉइंट इज each energy level has a definite energy associated with it. As one moves away from the nucleus, energy of the state increases. जैसे जैसे दूर की एनर्जी होगी, मान लो उसका मतलब ये था कि अगर ये न्यूक्लियस है तो दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 4। और एनर्जी ऑफ 1 is smaller than energy of 2 and this is smaller than energy of 3 and so on। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। इसने कहा कि जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, जितना एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, उसमें उतनी कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर बाकी के पॉस्टुलेट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला है इन ईच ऑफ द एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the electrostatic attraction of protons in nucleus। यानी कि किसी भी इसके अबाउट, मान लो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स F, ठीक है ना, जो कि जिसकी वैल्यू mv²/r होगी, वो कहां से प्रोवाइड होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। यानी कि वो K Q1 Q2/r² से मिलेगा। वो ये कहता है, यानी कि m इंटू वी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। यानी कि अगर वो nth ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में अगर वी एन वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उसका होगा k इंटू जेड ई। वॉट इज जेड? जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई उस ऑर्बिट की रेडियस का स्क्वायर। ये इसका सेकंड पॉस्टुलेट है। डेफिनेटली अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। इस केस में इस इलेक्ट्रॉन अगर जो ये रिवॉल्व कर रहा है, अगर रिवोल्यूशन कर रहा है, तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिवॉल्व करने के लिए चाहिए वो इसके अट्रैक्शन से मिल रहा है। डेफिनेटली सेंटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब वही फोर्स इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज these states of allowed electronic motion are those in which angular momentum of an electron is an integer multiple of h upon 2 pi. Angular momentum यानी कि m into vn into rn is integer multiple of h upon 2 pi. ठीक है ना, ये उसका थर्ड रूल है. नेक्स्ट पोस्टुलेट. ठीक, और one can say that angular momentum of an electron is quantized. यानी कि angular momentum of an electron is quantized. Quantized meaning किसी फिक्स पैकेट का मल्टीपल. ठीक, देखिए इसने क्या किया नेक्स्ट वाले में कि जब पार्टिकल किसी चीज के अबाउट v वेलोसिटी से r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास m है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr.
तो इस किसी भी पार्टिकल का जो भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई, h इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई इसका इंटीजर मल्टीपल होता है। ये पोस्टुलेट्स हैं बोहर्स के, ठीक, इसको अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम फिर से बोहर्स मॉडल को एक्सप्लेन करूंगा मैं और डिटेल में।